हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। टुडे वी स्टार्टिंग द वेरी फर्स्ट लेक्चर। हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, लाइक सब्सक्राइब इन माय चैनल और प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। आप लोग जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें। हम लोग अगले 5-2 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि ग्रुप में आप लोगों ने बताया था कि मैक्सिमम सिलेबस आप लोगों का रिमेनिंग रह गया। जो कुछ भी बचा है हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, तो विल ट्राई टू फिनिश इट आउट होल सिलेबस। हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन अनदर 2-3 मंथ। तो पहले जो कॉमन टॉपिक्स हैं मैनेजमेंट और कॉमर्स के, हम लोग वो कंप्लीट करेंगे। एक बार हमारे मैनेजमेंट और कॉमर्स के जो कॉमन टॉपिक खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट का अलग बैच चलाएंगे और कॉमर्स का अलग बैच चलाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है, आपका स्टैटिक्स कंप्लीट हो चुका है और फाइनेंस कंप्लीट हो चुका है। उसके न्यूमेरिकल पार्ट रहते हैं, तो कोई नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट भी कवर कराया जाएगा। तो वट एवर इज बीइंग लैब, जो कुछ भी बचा हुआ है आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में वही कंप्लीट कराएंगे जो आपका कॉमन बचा हुआ है। जो अभी आप लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोग यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो विल स्टार्ट विद द यूनिट 1, देन यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। उसके बाद एक बार विल ट्राई टू फिनिश इट आउट द होल सिलेबस विच इज एक्चुअली कॉमन बिटवीन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। आप लोगों को क्वेरी हो, कुछ भी हो, बता दीजिए, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट से बात भी हुआ था, उन्होंने हमको बताया कि कितना सिलेबस आप लोगों का हो चुका है। तो विल ट्राई टू फिनिश इट आउट द मैक्सिमम सिलेबस विद इन द 2-3 मंथ। क्लियर है। आप लोगों को जहां पर डाउट लगे तो वहां पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। So all those candidates who are joining in a very first time, my name is Anubhav Singh. Since last 11 years, I am taking the classes for UGC NET in Management, Commerce and Economics. पिछले 11 सालों से लगातार UGC NET Management, Commerce और Economics की कोचिंग पढ़ा रहे हैं। कौशिका एकेडमी में पिछले 3-4 सालों से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस पे। पिछले 11 I used to work with India's top teaching and research organizations like IIM Lucknow, Lucknow University, LPU, MIT University, सारदा, IFMTR, यूपी गवर्नमेंट। तो कई सारे गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं। मेंटर्ड एंड गाइडेंस मोर देन 1000+ कैंडिडेट, 1000 से ज्यादा बच्चे मेरे गाइडेंस में नेट जा रहे हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में। वैसे तो कई बार है, बट इन लास्ट फ्यू ईयर्स, इन लास्ट पिछले कुछ सालों में हैव बीन क्वालिफाइड 4 टाइम्स नेट जेआरएफ इन कॉमर्स इन मैनेजमेंट। वैसे तो कई बार क्वालिफाई किया है कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में, बट इन लास्ट 2-3 सालों में कॉमर्स और मैनेजमेंट में 4 बार क्वालिफाई किया हुआ है। पब्लिश मोर देन 20 रिसर्च पेपर इन टॉप क्वालिटी इंडेक्स जर्नल्स लाइक स्कोपस, टीआर, यूजीसी केयर, यूजीसी लिस्टेड, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमकॉम, आईबी, एमए इकोनॉमिक्स एंड पीएचडी अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट द, हम लोग आज बात करेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, पहले बात से बात करेंगे कैसे इंटरनेशनल बिजनेस शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग कोर टॉपिक पे आएंगे। ठीक है। तो पहले अगले 15 दिन, 10 दिन तक की आप लोगों को इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट का जो सिलेबस है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जहां पर भी जिसको जो क्वेरी हो, दे में आस्क एनी क्वेश्चन टू मी। जहां पर आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दे कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट हैपेंड बैक इन 1930, 1930 में क्या हुआ। जब हम लोग बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, इंटरनेशनल बिजनेस की, तो भारत में इंटरनेशनल बिजनेस की हम लोग बात करेंगे तो 1930 से बात करते हैं। जैसे हम लोग इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जितने लोग भी इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं वो लोग, 1991 में क्या हुआ पूरी दुनिया को पता है कि भारत पूरी एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और 1991 में हम लोगों ने एक पॉलिसी लाए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी तरीके 1930 में भी पूरा दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। होल वर्ल्ड फेसिंग ग्रेट डिप्रेशन सिचुएशन, देयर इकोनॉमी, पूरा दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। उस दौरान हमको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत थी जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को मैनेज कर सके। क्योंकि हम लोगों को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1919 के बीच में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार की तैयारियां शुरू हो गई थी। तो पूरा दुनिया कहीं ना कहीं एक आर्थिक मंदी से दौर से गुजर रहा था 1928 में। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ भी है रिक्वायर्ड, we require the what we call, we require some monetary organization who could manage the entire world economy. Clear? Got it?
तो पहले हम लोग बताएंगे ग्रेट डिप्रेशन, एक होता है रिसेशन, आप लोग को पता होगा, एक होता है स्लो डाउन। पहले बात करते हैं स्लो डाउन, देन रिसेशन, देन ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, स्लो डाउन होता है मंदी आना। एक इकोनॉमी में अगर जीडीपी आपकी 6 चल रही, 6 से अगर 5 हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्लो डाउन, कि देश एक मंदी के दौर से गुजर रहा है। फिर हम लोग रिसेशन की बात करते हैं। रिसेशन होता है जब आपकी जीडीपी टू कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर डिक्लाइनिंग में जाती है, उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। इसको हम लोग और डिटेल में बताएंगे, जब आपको इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे तो और डिटेल में बताएंगे। मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में अगर आपकी जीडीपी इज फॉलिंग डाउन, तो इट माइट लीड टू द रिसेशन। रिसेशन में क्या होता है, सप्लाई, आपकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता है कि मार्केट में डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन, डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम करना पड़ेगा, सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट होगा। तो रिसेशन में नौकरियां जाना शुरू होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लो डिमांड इन द मार्केट। भाई हम लोग ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं। भाई रिसेशन अगर बहुत लंबे समय तक की इकोनॉमी में रहता है, रिसेशन स्टेज फॉर द लॉन्ग टर्म, अगर लगातार 4 साल 5 साल तक की किसी इकोनॉमी में रिसेशन रहता है, इट माइट लीड टू क्रिएट द ग्रेट डिप्रेशन। ये एक आर्थिक मंदी की दौर की तरफ चला जाता है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि एक पूरा दुनिया एक कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था। अब आर्थिक मंदी क्यों आई, ग्रेट डिप्रेशन क्यों आया, वी हैव ए न्यूमरस नंबर ऑफ रीजन बिहाइंड इट, कई सारे कारणों की वजह से। अब ठीक है कि पहले समझिए कि कौन कौन से कारणों की वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया। पहला हुआ बैंकिंग फेलुअर और मॉनेटरी पॉलिसी फेलुअर। तो उस दौरान मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरह से फेल हो चुकी थी, इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स बहुत कम हो चुका था, इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स बहुत ज्यादा हो गया था। तो कहना बैंक्स हैज बीन फेल्ड। हाई टैरिफ रेट, टैरिफ क्या होता है बच्चा, जो कुछ भी हम लोग टैक्सेस और ड्यूटीज लेते हैं, वट एवर द टैक्सेस और ड्यूटीज विच वी आर इम्पोजिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस, तो जो भी हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में टैक्सेस और ड्यूटीज को इंपोज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टैरिफ। क्लियर? तो कहीं ना कहीं एक देश दूसरे देशों से बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ आपको इंपोज करना शुरू कर दिया था। जैसे आपको पता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में अगर आप टैक्सेस और टैरिफ बहुत ज्यादा इंपोज करना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ट्रेड हमारी बहुत कम हो जाएगी। तो हाई टैरिफ रेट, टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे इंटरनेशनल टर्म्स में। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है, देयर वाज अ ह्यूज गैप बिटवीन ए पुअर एंड रिच, अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज्यादा गैप बढ़ गया था। तो दैट वाज अगेन वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड इट। तो जैसे हम लोगों को पता है कि गरीब और अमीर के बीच में गैप, पुअर वाज गेटिंग पुअर, रिच वाज गेटिंग रिचर। तो अमीर हो रहा था, गरीब हो रहा था। तो कहीं ना कहीं गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ था। फिर हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ 1928, हूवर टेक्स ऑफिस। 1928 में जो एक चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का, रोजवेल्ट यूज्ड टू बी द प्रेसिडेंट। तो उस दौरान, एक चुनाव के दौरान, आपको पता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है, नया सरकार आता है तो नया पॉलिसी भी चेंज करता है। हूवर टेक्स ऑफिसेज, तो एक किसी दिन बहुत डिटेल में बताएंगे आपको क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हूवर ने अपना ऑफिस को, अपना आपको जीतने के लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट कर दिए थे पब्लिक से। तो पब्लिक से कमिटमेंट तो कर दिए, तो जैसे कि पता है कि पूरा दुनिया एक आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, पैसा तो था नहीं। तो इन्होंने कर दिया था, इन्होंने ड्यूरिंग द कैंपेनिंग, जब हम लोग इलेक्शन की कैंपेनिंग करते हैं, इन्होंने एक कमिटमेंट किया, चिकन एट एवरी पॉट, जहां पर खाने के लिए लोग तरस रहे थे, लोग बेसिक रोटी कपड़ा मकान, बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहे थे। व्हाट ही हैज कमिटेड कि चिकन एट एवरी पॉट। तो कहीं ना कहीं अब एक बार ये चुनाव जीत गए, चुनाव जीतने के बाद एनी हाउ ही हैज टू बी फुलफिल दोज कमिटमेंट व्हाट एवर ही हैज डन सो फॉर ड्यूरिंग दैट इलेक्शन कैंपेनिंग। तो जो कुछ भी इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने जो कुछ भी किया था, जो कुछ भी इन्होंने कमिटमेंट किए थे, उनको पूरा करना था, बट इनके पास पैसा नहीं था। तो इनके पास पैसा नहीं था, इन्होंने क्या करा, पैसा उठाने के लिए उन्होंने मार्केट से क्या किया, एक लिबरल बॉन्ड्स इशू किए, लिबरल बॉन्ड्स। तो पब्लिक के पास लिबरल बॉन्ड्स का मतलब क्या, जैसे कि हमने भारत में हम लोग ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, उसी तरीके इन्होंने एक लिबरल बॉन्ड इशू किए थे, जिसको हम लिबर्टी बॉन्ड्स भी बोलते हैं, वो इशू किए थे। उसका मतलब ये था कि आप हमको आज पैसा दीजिए, मतलब पब्लिक अगर सब सरकार को पैसा देगी, उस पर हम अच्छा रिटर्न देंगे। पब्लिक क्यों गवर्नमेंट के पास पैसा देगी, तो कहीं ना कहीं अगर उसको आप अच्छा रिटर्न दोगे, 10 रुपए का 12 रुपए दोगे, 15 रुपए दोगे, तो ऑटोमेटिकली लोग
गवर्नमेंट पे रिलाय ज्यादा करते हैं, भरोसा ज्यादा करते हैं एज कंपेयर टू द प्राइवेट थिंग। तो दैट इज द ओनली रीजन दे हैव इशूड द लिबरल बॉन्ड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। एक अंतरराष्ट्रीय बाजार में लिबरल बॉन्ड्स इशू करे। उससे क्या हुआ, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम आपको, अमेरिका में क्या हुआ, लोगों ने क्या करा कि सरकार पे भरोसा करा और अपने पैसे उठा के कहा करे, लिबरल बॉन्ड्स में। लोगों ने सोचा कि स्टॉक मार्केट की, आपको पता है जब मार्केट एक इकोनॉमी कोई भी एक फॉल डाउन में होती है, जब मार्केट एक इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिसेशन में होती है, डिप्रेशन में होती है, अगर एक तो पूरी दुनिया की जितने भी हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, भले हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, बैंकिंग की बात करेंगे, वो सब डाउनफॉल में होते हैं। तो इसी तरह स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल में थी, लोगों का रिटर्न नहीं मिल पा रहा था। तो व्हाट दे हैव थॉट, उन्होंने सोचा कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा, स्टॉक मार्केट में तो क्या हुआ कि पैसा में रिटर्न मिल नहीं पा रहा है। तो व्हाट दे हैव थॉट, दे स्टार्टेड विड्रॉइंग देयर मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। उन्होंने सोचा स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ करेंगे और लिबरल बॉन्ड्स में इशू कर देंगे। तो ये 22 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर 1929 की स्टोरी है, 1929 की स्टोरी आ गई है ये। तो उस दौरान क्या हुआ, इन लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा विड्रॉ कर लिया, बट एक साथ इतना हैवी पैसा लोगों ने विड्रॉ कर लिया स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो पब्लिक में क्या हो गया, एक न्यूज फैल गई कि स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो गया, पूरी इकोनॉमी डाउन जाने वाली है। तो व्हाट पीपल हैज डन, दे हैव विड्रॉन देयर मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट। उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला बट लिबरल बॉन्ड्स पे पैसा डिपॉजिट्स नहीं किया। उससे क्या हुआ, मार्केट में एक फाइनेंशियल मार्केट पैनिक, लोगों को एक पैनिक हो गया कि लोगों को लगा कि अब पूरी तरह से पूरा देश एक कोलैप्स होने वाला है। बैंकिंग पहले से ही फेलियर हो चुका है, हाई टैरिफ रेट्स हो गए, इंटरनेशनल ट्रेड्स फेलियर हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट 42%, नोट कर लीजिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन रोजन अप टू 42%, 42 से 44% तक की अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। तो अब समझ लीजिए कि अगर अमेरिका जैसे देश में अनएम्प्लॉयमेंट 40 to 43% चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सीरियसली एक बहुत टेंशन की बात है, बहुत एक चिंता की बात है। तो कहीं ना कहीं जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, भले अगर हम लोग बात करेंगे, बात आप भले नेशनल इनकम की करिए, बैंकिंग्स की बात करिए, आप इंटरनेशनल ट्रेड्स की बात करिए, तो कुल मिलाकर सभी तरीके से ओवरऑल, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। सभी तरीके से कहीं ना कहीं एक दिक्कत हो गया था, क्लियर। तो कहीं ना कहीं इसीलिए स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, फाइनेंशियल मार्केट पैनिक हो गया, क्लियर। इसीलिए क्या हुआ, 1940 में 1940 में प्रपोजल्स फॉर, क्या हुआ, 1940 में प्रपोजल्स फॉर मॉनेटरी सिस्टम बाय हैरी डेक्स्टर वाइट और यूएस जॉन कीन्स, ये यूएस के थे, ये यूके के थे। इन्होंने बोला कि स्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ द ईच करेंसी, स्टेब्लिश द वैल्यू ऑफ द ईच करेंसी, ताकि दुनिया की हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू को फिक्स किया जाए। उसके अलावा एलिमिनेट द रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन प्रैक्टिस ऑन ट्रेड, दुनिया की जितने टाइप की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको कम कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए। या असिस्टेंस फॉर द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, दुनिया की जो भी कंट्री कहीं ना कहीं, दुनिया की जो भी कंट्री वर्ल्ड वार के चक्कर में अफेक्टेड हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, उनको क्या करा जाए, उनको दोबारा रिकवर किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस करी। क्या किया, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, नोट कर लीजिए, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस किया गया 1944 में। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस वाज न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर क्या है, न्यू हैम्पशायर एक अमेरिका में शहर है, क्या है, अमेरिका में एक शहर है। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस किया गया 1944 में, डेलीगेट ऑफ 44 नेशन, 44 देशों के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कितने लोगों के देश के, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, 44 देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फाइनल नेगोशिएशन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक टुक प्लेस। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि मेनली हमारा ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट आईटीओ हैज बीन फेल्ड, आईटीओ फेल्ड हो गया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन के समय भी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फेल हो गया, क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे।
तो बेसिक हिस्ट्री आपको समझ में आ गया होगा किन कारणों की वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930 1930 में आर्थिक मंदी के बाद देयर वाज ए नीड फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट ए सिस्टम फॉर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। 1930 से पहले या 1900 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पहले भारत दुनिया में किसी एक ऐसा सिस्टम नहीं था जिससे हम लोग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को फिक्स कर सकें या एक्सचेंज रेट को स्टेबल कर सकें। एक्सचेंज रेट स्टेबल क्या होता है? एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होती है कि एक्सचेंज रेट होता है जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ चेंज करते हैं, जिस रेट पर चेंज करते हैं दैट रेट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो इन अ सेम मैनर कि we had required some monetary organization who could manage the entire world economy and create a system for exchange rate stability. Uncertainty, the value of the paper money, no longer use the gold standard को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। कंट्रीज बिगिन चीटिंग अदर कंट्रीज इन ट्रेड, एक देश दूसरे देश को ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में चीट करना शुरू कर दिया था। कंट्रीज इकोनॉमीज अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वार टू, हम लोगों को जो कंट्रियां वर्ल्ड वार टू के बाद प्रभावित हुई थी उनको भी कहीं ना कहीं क्या करना था, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना था। तो ये कई सारे कारणों की वजह से हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड की स्थापना की। अब बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। करंटली 189 कंट्री मेंबर थे। कितने थे? 189 कंट्री यूज्ड टू बी द मेंबर। अब कितने हो गए? 190 मेंबर। ये क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जा सकता है कि 190th मेंबर कौन सा जुड़ा है। तो नोट कर लीजिए, अंडोरा, ANDOORA। अंडोरा एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन 75 to 80 76,000 पॉपुलेशन है, जिसकी 77,000 पॉपुलेशन है। बहुत छोटा सा देश है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है अंडोरा। ANDOORA। तो नोट कर लीजिए, अंडोरा वाज द 190th कंट्री हु हैव ज्वाइंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्लीज डू रिमेंबर दिस, प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में 100% पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हेड ऑफिस इन वॉशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हेड ऑफिस कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। बिगेस्ट बोरोवर्स कौन सा है? ग्रीस, पुर्तगाल, आयरलैंड, रोमानिया एंड यूक्रेन। अगर बात करते हैं, ये बिगेस्ट बोरोवर्स लगातार टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर द बिगेस्ट बोरोवर्स कौन से हैं? ग्रीस, पुर्तगाल, आयरलैंड, रोमानिया, यूक्रेन। फॉर्मेशन हुआ, वैसे बना ये 1944 में, बट काम करना स्टार्ट किया 27 दिसंबर 1945 को। कब किया? 27 दिसंबर 1945। मैनेजिंग डायरेक्टर की हम लोग बात करेंगे, डॉक्टर क्रिस्टिनिया जॉर्जिविया। डॉक्टर क्रिस्टिनिया जॉर्जिविया इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। कौन है? एमडी कौन है? डॉक्टर क्रिस्टिनिया जॉर्जिविया। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट, ठीक है। अब आया पर्पजेज ऑफ आईएमएफ। यहां तक बताइए किसी को कोई डाउट? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, क्यों ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, आर्थिक मंदी क्या हुआ था, आर्थिक मंदी के कारण कौन से थे, क्यों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया? एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, प्लीज डू टेल मी। Anyone is having a doubt, please do tell me. किसी को भी तो कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, प्लीज रिप्लाई कर दीजिए आप लोगों को अगर डाउट हो। अगर नहीं डाउट है तो इवन दो प्लीज रिप्लाई, एटलीस्ट रिप्लाई तो करिए आप लोग। प्लीज डू रिस्पॉन्ड एवरीवन। अभी तक समझ में आया आप लोगों को?
प्लीज एवरीवन रिप्लाई। अब हम लोग बात करते हैं पर्पजेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के उद्देश्य क्या है, पर्पजेस क्या है। सबसे मेन है कि आईएमएफ मेंटेन द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। स्टार्टिंग में जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था 44 कंट्री के लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव किया था। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में लोग 44 कंट्री के लोग मिले थे, बट स्टार्टिंग में केवल 29 कंट्री देश थे। देयर आर ओनली 29 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। तो स्टार्टिंग में केवल 29 कंट्री मेंबर थे, बाद में आज देखिए 190 मेंबर हो गए। क्लियर। और इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये भी नोट कर लीजिए, इंडिया स्टार्टिंग से डब्ल्यूटीओ का मेंबर है। क्लियर है। तो सबसे पहला पर्पज है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन्स द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। आपस में जितने मेंबर उनके बीच में मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को मेंटेन करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आपस में कॉर्पोरेशन नहीं होगा तो देयर इज नो चांसेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब तक कि एक देश दूसरे देश से ट्रस्ट नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा, तो देयर इज अ वेरी लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में ना मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है, ना पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन है, तो ना सोशल कॉर्पोरेशन है। दैट इज द ओनली रीजन कि कहीं ना कहीं ट्रेड की चांसेस भी, ट्रेड भी बहुत कम हो रही है। तो सीधी सी बात है, तो कि आईएमएफ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर दुनिया के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव, भले हम लोग प्रेसिडेंट की बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स की बात करेंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स की बात करेंगे। क्लियर है ना। तो पहले आईएमएफ मेंटेन द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन अमॉन्ग इट्स मेंबर। सेकंड है एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना ताकि हम लोग टैक्सेस और ड्यूटीज को कम कर सके। टैक्सेस और ड्यूटीज को कम करेंगे तभी जाके कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल पाएगा। और बैलेंस ग्रोथ, दे शुड बी बैलेंस ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, कुछ कंट्री बहुत कम ग्रो कर रही है। तो दे शुड बी पैरेलल ग्रोथ, एक समान ग्रोथ होना चाहिए अमॉन्ग ऑल द नेशंस whomsoever आर द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो भी देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर हैं, जो भी देश मेंबर है, उनकी एक समान ग्रोथ होना चाहिए। एक ये बहुत बड़ा पर्पज है। फिर है प्रमोट द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। उस जमाने में एक देश दूसरे देश को चीट करता था करेंसीज के बेसिस पे, क्योंकि कोई एक ऐसी फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज कोई अथॉरिटी नहीं थी जो पूरे दुनिया की कंट्री की करेंसी को मैनेज कर सके। वी हैड नो, एक ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दैट इज द ओनली रीजन कि कहीं ना कहीं एक दिक्कत होती थी कि मन माफिक, आज $1 इक्वल टू 72 रुपीज है, 75 रुपीज है। वन जापानीज येन इक्वल टू कितना है, 1 यूरो इक्वल टू कितना है, 1 पाउंड इक्वल टू कितना है। आप एक मिनट में इंटरनेट पे, एक सेकंड में इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। बट उस जमाने में इंटरनेट का जमाना नहीं था। तो और एक कोई फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो करेंसीज की रेट, करेंसीज के एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सके। तो क्या होता था, जब डेवलप्ड कंट्री होती थी, जो जो मजबूत कंट्रियां होती थी, वो छोटी कंट्री के साथ ट्रेड में चीट करती थी और मन माफिक डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्रोडक्ट वो अपनी करेंसीज की वैल्यू फिक्स करती थी। तो कोई एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी की बात किया कि ताकि हर कंट्री की करेंसी की वैल्यू फिक्स की जाए, ताकि कोई भी एक दे शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द करेंसी। आज $1 इक्वल टू 72 रुपीज है, या $1 इक्वल टू कितने चाइनीज रहने भी है। तो यूनिफॉर्मिटी इन द करेंसी है, दुनिया की हर कंट्री के लिए सेम एक्सचेंज रेट है, कुछ अलग एक्सचेंज रेट नहीं होगा। तो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को प्रमोट किया। फिर वह हेल्प द एस्टेब्लिश मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड एलिमिनेट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को स्टेब्लिश किया। एक देश दूसरे देश के पेमेंट्स को रिसीव करेंगे, एक देश दूसरे देश की करेंसीज को एक्सेप्ट करेंगे। पहले क्या होता था, बहुत सारे देश क्या करते थे, बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, बहुत कम करेंसीज को एक्सेप्ट किया करते थे। जो कंट्री की करेंसी, डेवलप्ड करेंसीज कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट करते थे, और जो कंट्री की करेंसी बहुत डीवैल्यूड हुआ करती थी तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। तो हम लोग दैट इज द ओनली रीजन कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को स्टेब्लिश किया। किसको? मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट को स्टेब्लिश किया। क्लियर है। और ताकि दुनिया के सारे देश एक दूसरे की करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे व्हेनेवर दे आर डूइंग एनी इंटरनेशनल ट्रेड। जब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करेंगे, दे हैव टू बी एक्सेप्ट द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट एंड एलिमिनेट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। और जितने टाइप फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन जो भी थी, जितनी भी रुकावटें थी फॉरेन एक्सचेंज की, व्हेनेवर भी
हम लोग जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड करेंगे, तो वी हैव टू बी एक्सचेंज अवर करेंसी। सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमको अपनी करेंसी पहले एक्सचेंज करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, और अगर हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी करेंसी मिलेगी। क्लियर है? तो बी हाफ, तो सीधी सी बात है, उसकी करेंसी में हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास तो इंडियन रुपीज ही होगा, तो पहले आपको अपनी फॉरेन एक्सचेंज के अंतर्गत आपको अपनी करेंसी की वैल्यू एक्सचेंज करनी पड़ती है। तो जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी, जितनी भी रुकावटें थी, सबको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हटा दिया। फिर हुआ मेक रिसोर्सेज ऑफ द फंड अवेलेबल टू द मेंबर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करता है? मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है। shorten the duration, lessen the degree of disequilibrium in the international balance of payment। इसका मतलब क्या है? उस दौरान क्या होता था, पूरी दुनिया में सब मैक्सिमम कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस को फेस कर रही थी। किसको? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक में बैलेंस ऑफ पेमेंट ही पढ़ाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ all the economic transactions from one country to the rest of the world within the certain period of the time is called balance of payment। दुनिया का एक देश दुनिया के जितने सारे देशों के साथ जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत रखते हैं। सो शॉर्टन द ड्यूरी। उस समय अगर कोई आपसे कभी इंटरव्यू देते हैं, आप नेट क्वालिफाइड करने के बाद, अगर आप कभी इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे, तो मैक्सिमम लोग पूछेंगे कि सबसे बड़ा रीजन क्या था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का बनने का। तो आप बताइएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो उस दौरान मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे, वो लोग क्या करते थे? बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस फेस कर रहे थे। सबका करंट अकाउंट क्या था? डेफिसिट में था। ये आगे आपको समझाएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस समझ लीजिए, अभी टर्मिनोलॉजी अगर अगला बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। IMF प्रोवाइड द लोन्स टू द एमएनसीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, उनको IMF लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो IMF क्या क्या काम करती है? IMF एक इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है, एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ की बात करती है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटीज की बात करती है, यूनिफॉर्मिटी की बात करती है, स्टेब्लिश द मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट की बात करती है, एलिमिनेट द फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस की बात करती है। उसके साथ साथ मेक रिसोर्सेज ऑफ फंड अवेलेबल टू द मेंबर्स। मेंबर कंट्रीज को फंड अवेलेबल करती है। पीओपी की प्रॉब्लम जिन कंट्रीज को, उनकी पीओपी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। उसके साथ साथ IMF also provide the loans to the MNCs of developing countries। This is all about the functions and purpose of IMF। अब इसमें बताइए किसी को कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मिलेंगे। IMF से आपको 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं श्योर। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। आप साथ साथ में डाउट पूछते रहिए, अदरवाइज बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू रिप्लाई। सब लोग रिप्लाई तो करिए ना। किसी को डाउट है कि नहीं? अगर नहीं डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं है तब भी रिप्लाई करिए आप लोग बच्चा। प्लीज रिप्लाई एवरीवन। देखिए कौन कौन ऑनलाइन है, सब लोग रिप्लाई करिए आप लोग। प्लीज एवरीवन रिप्लाई। So without wasting the time,
ओनली फ्यू कैंडिडेट्स आर रिप्लाइंग। प्लीज सब लोग 10-11 लोग अप्लाई ऑनलाइन है तो प्लीज सभी लोग रिप्लाई करने में क्या जा रहा है। आगे बात करते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को, एमएनसीज को। बट मुद्दा ये है कि आईएमएफ पैसा कहाँ से लेके आता है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी तो कहीं ना कहीं से पैसा लेके आता होगा, तभी तो फंड प्रोवाइड करेगा ना। अगर आप किसी को पैसा देते हैं तो आपको आपसे भी पूछेगा कि आप पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो इन सेम मैनर क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि वेयर द आईएमएफ गेट्स इट्स मनी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पैसा कहाँ से लेके आता है। तो मोस्ट कम्स फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शन। कोटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है? द मनी ईच मेंबर contribute when joining the IMF। ठीक है, तो दुनिया के सारे देश, जितने भी देश हैं, जो भी मेंबर बनते हैं, दे हैव टू बी कीप सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब भी आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मेंबरशिप लेनी होती है, जिस देश को भी, दे हैव टू बी कीप सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो सभी देश अपना कुछ मेंबरशिप अमाउंट रखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक वो बहुत बड़ा सोर्सेस है। दूसरा जर्नल एग्रीमेंट टू बोरो 1962, लाइन ऑफ क्रेडिट सेटअप विद सेवरल गवर्नमेंट एंड बैंक थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो कई सारा लाइन ऑफ क्रेडिट सेटअप करके रखा हुआ है विद सेवरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो एक जर्नल एग्रीमेंट टू बोरो, एक न्यू एग्रीमेंट टू बोरो, एनएबी, ये नोट कर लीजिए। न्यू एग्रीमेंट टू बोरो, जर्नल एग्रीमेंट टू बोरो, एंड मोस्ट कम्स फ्रॉम द कोटा सब्सक्रिप्शन। कोटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है हमने आपको बता दिया। जब दुनिया में आप आईएमएफ के मेंबर बनते हैं तो आपको कुछ पैसा आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में रखना पड़ता है, उसके बदले आपको क्या मिल जाता है? कोटा मिलता है। अब आया एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? एसडीआर इज एन आर्टिफिशियल करेंसी ऑफ, एसडीआर इज एन आर्टिफिशियल करेंसी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 1969 में बनी। कब बनी? एसडीआर क्या? स्पेशल ड्राइंग राइट, ये एक करेंसी है। इट जस्ट लाइक सम अदर सिमिलर अदर करेंसी, ये भी एक करेंसी है। 1969 में बना। SDR is an international reserve asset. It is a value based on the birth of world 5 major currencies: US dollar, Japanese yen, pound sterling, European euro, Chinese yuan। दुनिया की 5 मेजर करेंसियों से मिलकर क्या बना है? स्पेशल ड्राइंग राइट। इट यूज टू बी द 5 करेंसी, बाद में 4 करेंसी हो गई, फिर 5 करेंसी हो गई। जब से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ है, ब्रिटेन अलग हुआ है, तब से 5 करेंसी हो गई। पहले यूरोपियन यूनियन में पूरी एक करेंसी चलती थी, यूरो, तो केवल 4 करेंसी थी। जब से ब्रिटेन अलग हुआ तो ब्रिटेन की भी करेंसी इसमें आ गई, दैट इज कॉल्ड पाउंड स्टर्लिंग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि एसडीआर की बास्केट में कौन कौन सी करेंसी है। बास्केट ऑफ द एसडीआर, देयर आर 5 मेजर करेंसीज ऑफ एसडीआर। कौन कौन सी? यूएस डॉलर, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग, यूरोपियन यूरो, चाइनीज युआन। तो इन 5 करेंसीज के अप एंड डाउन से, एक होता है करेंसी अप्रिसिएशन, एक होता है करेंसी डेप्रिसिएशन। तो करेंसीज अप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है यहां पर समझ लीजिए। $1 इक्वल टू 60 रुपीज, $1 इक्वल टू 70 रुपीज, $1 इक्वल टू 50 रुपीज। ये नॉर्मल प्राइस हो गया, ये हो गई करेंसी डेप्रिशिएटेड, ये हो गई करेंसी अप्रिशिएटेड। इंडिया अगर $1 इक्वल टू 60 रुपए, इंडिया के तुलना में अगर 60 का 70 रुपए हो जाता है, 70 रुपए हो जाएगा, तो इंडियन करेंसी गॉट डेप्रिशिएटेड एज कंपेयर टू द यूएस डॉलर। नोट कर लीजिए, जब आपकी करेंसी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब आप $1 इक्वल टू 50 रुपये होगी, उसको बोलेंगे करेंसी अप्रिशिएटेड। पहले आपको 60 रुपए देना पड़ रहा था, अब आपको केवल 50 रुपए देना पड़ रहा है $1 खरीदने के लिए, इसीलिए बोलेंगे करेंसी अप्रिशिएटेड। जब 70 रुपए हो जाएगा उसको बोलेंगे करेंसी डेप्रिशिएटेड, आपको घाटा हो गया। तो दुनिया की 5 मेजर करेंसी से मिलकर बना हुआ है। जैसे जैसे इन 5 करेंसीज की वैल्यू अप एंड डाउन होती है, अप्रिशिएटेड डेप्रिशिएटेड होती है, उसी तरीके स्पेशल ड्राइंग राइट की वैल्यू भी अप्रिशिएटेड और डेप्रिशिएटेड होती है। यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, चाइनीज युआन। चाइना में 2 करेंसी चलता है, युआन और रेनेबी, युआन और रेनेबी, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग। अब आया पावर अमंग द मेंबर्स। साइज ऑफ द कोटा डिटरमाइन द वोटिंग पावर। इससे पहले आप ये समझिए कोटा सिस्टम क्या होता है।
कोटा सिस्टम क्या होता है? कोटाज आर रिव्यूज एवरी 5 ईयर बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कोटा हर 5 साल में रिव्यूड होता है, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, हायर द मेंबरशिप अमाउंट, हायर द मेंबरशिप अमाउंट, हायर द कोटा। जितना ज्यादा मेंबरशिप अमाउंट होगा उतना ज्यादा कोटा होगा। कोटा मतलब आपको कोटा के कई सारे रोल है, अभी आपको पिछले पिछले लास्ट स्लाइड में पिछले स्लाइड में दिखाएंगे आपको। तो जितना ज्यादा मेंबरशिप अमाउंट रखोगे उतना ज्यादा आपके पास कोटा होगा। तो कोटा ऑल्सो डिटरमाइन हाउ मच ईच मेंबर कैन बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड व्हेन इन नीड ऑफ एड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो कोटा सिस्टम है उसका कई सारा काम होता है। कोटा के कई सारे काम है। कोटा कोटा वोटिंग पावर को भी डिटरमाइन करता है। हायर द मेंबरशिप अमाउंट, हायर द कोटा, हायर द कोटा, हायर द वोटिंग राइट्स। दुनिया के सारे देशों को एक वोट करने का अधिकार मिलता है, बट आपको अपने वोटिंग राइट्स बढ़ाना है। अभी बताएंगे वोटिंग राइट्स का क्या यूज होता है। अगर आप अपने वोटिंग राइट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना कोटा बढ़ाना होगा। और अपना कोटा बढ़ाना चाहते हो तो आपको अपना मेंबरशिप अमाउंट बढ़ाना होगा। अब देखिए, साइज ऑफ द कोटा डिटरमाइन द वोटिंग पावर्स। जितना ज्यादा मेंबरशिप अमाउंट उतना ज्यादा कोटा, जितना ज्यादा कोटा उतना ज्यादा वोटिंग राइट्स। IMF डिसाइड ऑन द कोटा फॉर ईच मेंबर। रिचर कंट्री हैव द लार्जर कोटा। जो अमीर कंट्री होंगी उनके पास ज्यादा कोटा होगा, जो गरीब कंट्री होंगी उनके पास कम कोटा होगा। क्लियर है ना? US is having the largest economy, provides 18% of total quota, about 35 billion। तो सबसे ज्यादा कोटा है तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स भी होंगे, हमने आपको बता ही दिया। जितना ज्यादा कोटा होगा उतना ज्यादा वोटिंग पावर होगा, वोटिंग राइट्स होगा। Each member of IMF is assigned a quota based broadly on its relative size in the world with reference to the membership amount। लास्ट कोटा की मीटिंग कब हुई थी? मार्च 2019 में। क्लियर है? तो आपका रिलेटिव साइज आपका जितना होगा उसी के अकॉर्डिंगली वर्ल्ड में आपकी पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की तुलना में आपको जितना रिलेटिव साइज होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपको कोटा मिलेगा विद रेफरेंस टू द मेंबरशिप अमाउंट। समझ गए? हायर द मेंबरशिप अमाउंट, हायर द कोटा, हायर द कोटा, हायर द वोटिंग राइट्स। बस साथ साथ में क्या चलेगा, आपका रिलेटिव साइज कितना है पूरी दुनिया की तुलना में। आप सोचो गरीब कंट्री, आप बहुत ज्यादा पैसा रख दो आपका कोटा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कंट्री अमीर भी होनी चाहिए और मेंबरशिप अमाउंट भी ज्यादा होगा, तभी आपका कोटा बढ़ेगा। ठीक है? अब आया कि कोटा समझ गए होंगे, SDR समझ गए। अब आया कि व्हेन इज ए कंट्री नीड। हमने आपको बताया कि जब आपको जरूरत पड़ेगी आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा निकाल भी सकते हैं। ए कंट्री दैट हैड नॉट टेकन इन इनफ फॉरेन करेंसी टू पे द अदर कंट्रीज फॉर व्हाट दे हैव बॉट। जब आपके पास एक पर्याप्त मात्रा में फॉरेन करेंसी नहीं रहती, जो फॉरेन करेंसी आपने किसी से पैसा लिए थे, आपको वो पैसा वापस करने हैं, तो आपने क्या करोगे, आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा ले सकते हो। स्पेंड मोर मनी देन इट टेक्स इन। आपने ज्यादा पैसा खर्चा कर दिया जितना आपके पास था। IMF विल लेंड फॉरेन एक्सचेंज टू दैट मेंबर। IMF क्या करेगा, फॉरेन एक्सचेंज आपको उधार दे देगा। क्लियर? अब मुद्दा आया कि हाउ मच मनी मेंबर कैन बोरो फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कितना पैसा आप अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। हमने आपको ये बता दिया, इतना हमने आपको बताया कि आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा रखते हैं, जितना मेंबरशिप अमाउंट रखेंगे उतना कोटा मिलेगा, जितना कोटा होगा उतना वोटिंग राइट्स मिलेगा। हर कंट्री को वोट करने का एक अधिकार मिलता है। वोटिंग राइट्स का क्या यूज होता है वो आगे अभी आपको बताएंगे। अब आया कि आपको अगर पैसा निकालना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से तो कितना पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, कितना पैसा बोरो कर सकते हैं। इन अ नॉर्मल कंडीशन, सामान्य परिस्थितियों में, इन अ नॉर्मल कंडीशन 25% ऑफ द कोटा में बी यूज। आपने जितना पैसा रखा है उसका 25% आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो इन अ नॉर्मल कंडीशन। इफ दिस इज नॉट सफिशिएंट देन मेंबर्स कैन बोरो अप टू 3 टाइम द अमाउंट ऑफ इट्स कोटा। अगर आपको लगता है ये पैसा पर्याप्त नहीं है तो आप अपने पूरे ओवरऑल कोटा का 3 टाइम्स पैसा भी विड्रॉ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होगी। स्पेशल कंडीशन क्या होती है अभी आपको बताएंगे आगे। जैसे कि आपके देश में रिसेशन आ गया, देश में भूकंप आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो आपकी कोई ऐसी परिस्थितियां हो गई जिनमें आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन विड्रॉ दैट। आप 3 टाइम्स भी पैसा अपने कोटा का निकाल सकते हैं, बट व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी? दुनिया के सारे देशों की।
अब आया यूजेस ऑफ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट से क्या यूज होता है? एट द टाइम ऑफ न्यू ज्वाइनिंग ऑफ मेंबरशिप, जब भी एक नया मेंबरशिप ज्वाइन करना है, अभी 189 कंट्री थे, अंडोरा ने नया ज्वाइन किया, 190th मेंबर बन गया। तो जब भी कोई नया कंट्री ज्वाइन करना चाहेगा, उस समय क्या होगा? इलेक्शन होगा। अगर आपके फेवर में वोट पड़ेंगे, देन ओनली यू कैन बी मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इसीलिए देखिए वोटिंग राइट्स का बहुत यूज है। अब देखिए दुनिया के जो मैक्सिमम बड़े बड़े देश हैं, अभी आपको दिखाएंगे कौन कौन से बड़े देश हैं जिनके पास अप्रॉक्स 50% कोटा है, जिसके पास अप्रॉक्स 50% वोटिंग राइट्स हैं। तो टॉप 10 इकोनॉमी के पास 50% वोटिंग राइट्स है, बचे हुए 180 कंट्री के पास 50% है। तो अगर टॉप 10 इकोनॉमी में 10 कंट्रियों ने अगर आपके फेवर में वोट नहीं किए, अगर 180 कंट्री आपके फेवर में वोट करती भी है, तब भी आप इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर नहीं बन पाएंगे। इसीलिए वोटिंग राइट्स का बहुत बड़ा यूज है। और एट द टाइम इन केस ऑफ एड लोन इन इमरजेंसी सिचुएशन, जब आपको अपने ओवरऑल कोटा का 3 टाइम्स पैसा विड्रॉ करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ऐसी परिस्थितियों में फिर इलेक्शन होगा। अगर आपके फेवर में वोट पड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं आपको क्या होगा? आप अपने अपने कोटा का 3 टाइम्स पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, अभी एक चीज दिखाते हैं, एक स्लाइड आपको। देखिए, यूएस, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, इंडिया, रसिया, ब्राजील, टॉप 10 इकोनॉमी के पास देखिए कितना परसेंट वोट है। अप्रॉक्स 50% वोटिंग, 16% इनके पास, 6%, 6%, 5, 4, 3, 2, 2, 2। तो कहीं ना कहीं दुनिया की जो टॉप 10 इकोनॉमी है, जिनके पास अप्रॉक्स 50% वोट है, अगर ये 50% वोट आपको फेवर में नहीं पड़ेंगे, अगर 180 कंट्री से, इसीलिए लोग कहते हैं कि दुनिया की मजबूत कंट्री से आप बनाकर रखिए। अगर मजबूत कंट्री से बनाकर नहीं रखेंगे, तो अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आ गई, आपको कोई ऐसी जरूरत हो गई, आपको फंड की जरूरत पड़ती है, तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। दिस इज द ओनली रीजन भी हम लोग कहते हैं अमेरिका से बनाकर रखो, जापान से बनाकर रखो, जर्मनी से बनाकर रखो, यूरोप से बनाकर रखो। क्योंकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इन केस ऑफ एनी रिसेशन, इन केस ऑफ एनी नेचुरल डिजास्टर, तो कहीं अभी देखिए कोरोना के दौरान, कोविड के दौरान दुनिया के सारे देशों ने अभी सेकेंड लेयर में भारत की मदद किया है। तो दैट इज द ओनली रीजन कि वी हैव टू मेक द वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद द इंटरनेशनल कंट्रीज। समझ गए? तो नॉर्मल कंडीशन में आप अपने टोटल पैसे का 25% विड्रॉ कर सकते हैं, स्पेशल कंडीशन में अपने पैसे का 3 टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं। बट उस दौरान इलेक्शन होगा, अगर आपके फेवर में वोट पड़ेंगे, तभी आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा वोटिंग राइट से यूज क्या है? एट द टाइम ऑफ न्यू ज्वाइनिंग इन द मेंबरशिप, जब नया मेंबरशिप बनेंगे, जब मेंबरशिप लेनी होगी किसी देश को, तब भी इलेक्शन होगा। अगर आपके फेवर में वोट पड़ेंगे, तभी आप मेंबर बन पाएंगे। This is all about the International Monetary Fund. Any doubt, please do tell me. Any doubt? प्लीज सभी लोग रिप्लाई करिएगा, जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ताकि एक टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। रोज 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। आज पहला लेक्चर था, इसीलिए एक टॉपिक कंप्लीट कराया। एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज डू टेल मी। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। हाँ नम्रता, ये लेक्चर आप बाद में देख सकते हो। ऑल दोस कैंडिडेट हु हैव ज्वाइंड द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज डू फॉलो मी। आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, रेगुलर क्लासेस होती रहेंगी आपकी।
चलो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बच्चा। कल मिलते हैं हम लोग 4 बजे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।